नमस्कार। हिंदी पीडिया चैनल में एक बार फिर से आप सभी का अभिनंदन। आज हम बात करेंगे पाठ 8 कक्षा 10वीं कन्यादान। जो कन्यादान के प्रश्न उत्तर हम करेंगे परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण है। कन्यादान पाठ से संबंधित प्रश्नों के अभ्यास करने से पहले पाठ परिचय पढ़ लें। परिचय कैसे? कवि परिचय जो है, पाठ परिचय, कवि परिचय। तो कवि परिचय में ऋतुराज का जन्म सन 1940 में भरतपुर में हुआ। भरतपुर राजस्थान का एक जिला। 40 वर्षों तक अंग्रेजी साहित्य के अध्यापन के बाद अब सेवानिवृत्ति लेकर वे जयपुर में रहते हैं। अब तक ऋतुराज जी की 8 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। 8 कविता संग्रह उनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें एक मरण धर्मा और अन्य पुल पर पानी, सूरत निरत और लीला मुखार बिंद प्रमुख हैं। इस तरह से उनके कविता संग्रह प्रमुख हैं। उनको कुछ सम्मान और पुरस्कार भी दिए गए हैं, जैसे सोमदत्त सम्मान दिया गया है, परिमल सम्मान दिया गया है, मीरा सम्मान दिया गया है, पहल सम्मान दिया गया है, बिहारी पुरस्कार भी उन्हें प्राप्त हो चुका है। अगर काव्य परिचय की बात करें तो कविता में कवि ने माँ के उस पीड़ा को व्यक्त किया है, माँ के उस दर्द को व्यक्त किया है जब वह अपनी बेटी को विदा करती है। आज भी माएँ अपनी बेटियों को विदा करती हैं, तो समाज में यह सभी माताओं के प्रतिनिधि के रूप में प्रस्तुत की गई है। उस समय माँ को लगता है, प्रत्येक माँ को लगता है जैसे उसने अपने जीवन भर की पूंजी गंवा दी। कब? जब वो कन्यादान कर रही है, उसे लगता है कि अपने जीवन भर की पूंजी अर्थात धन, अनमोल धन गंवा दिया है। किसी को भूल गई है या कहीं भूल गई है, किसी को दे दिया है। माँ के हृदय में आशंका बनी रहती है कि कहीं ससुराल में उसकी बेटी को कष्ट न हो। क्यों? क्योंकि बेटी अभी भोली है। बेटी अभी कैसी है? भोली है। कविता में माँ बेटी को स्त्री के परंपरागत आदर्श रूप से हटकर सीख दे रही है। कविता में माँ बेटी को स्त्री के परंपरागत आदर्श रूप से हटकर सीख दे रही है। बेटी माँ के सबसे निकट और उसके सुख दुख की साथी होती है। इसी कारण उसे अंतिम पूंजी कहा गया है। बेटी अंतिम पूंजी बेटी को क्यों कहा गया है? कि सुख दुख की साथी होती है, हर मौके पर माँ के साथ होती है, माँ के सुख दुख में सहभागी होती है। इसीलिए बेटी को अंतिम पूंजी कहा गया है। कविता में कोरी भावुकता नहीं, बल्कि माँ के संचित अनुभवों की पीड़ा की प्रामाणिकता अभिव्यक्त है। इस कविता में स्त्री जीवन के प्रति कवि ऋतुराज जी की गहरी संवेदनशीलता अभिव्यक्त हुई है। इस तरह से कविता के बारे में जाना, कवि के बारे में जाना। कविता जो इस प्रकार से है, कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। सुख का आभास होता था, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। माँ ने कहा, पानी में झाँक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। आग रोटियां सेकने के लिए है, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना, लड़की होना पर लड़की जैसे दिखाई मत देना। इस तरह से कविता में जो भाव व्यक्त किए गए हैं उनसे संबंधित प्रश्न अभ्यास यहाँ आपको दिए जा रहे हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आइए पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है, आपके विचार से माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसे मत दिखाई देना? आपके विचार से ऐसा क्यों कहा गया कि लड़की होना पर लड़की जैसे मत दिखाई देना? मेरे विचार से
लड़की की माँ ने ऐसा इसलिए कहा होगा कि लड़की होना पर लड़की जैसी मत दिखाई देना, ताकि लड़की अपने नारी सुलभ गुणों, सरलता, निश्चलता, विनम्रता आदि गुणों को तो बनाए रखे, परंतु वह इतनी कमजोर भी न होने पाए कि लड़की समझकर ससुराल के लोग उसका शोषण न करने लगे। इसके अलावा वह भावी जीवन की कठिनाइयों का साहसपूर्ण मुकाबला कर सके। अर्थात माँ अपनी बेटी को यह सीख दे रही है कि लड़की जैसी मत दिखाई पड़ना, नारी होना, नारी जैसे मत दिखाई पड़ना, कि वह ससुराल में आने वाले संकटों से अपना जीवन रक्षित कर सके और जीवन में आने वाली कठिनाइयों का साहसपूर्ण तरीके से डटकर मुकाबला कर सके, इसलिए ऐसा माँ ने कहा है। अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न है, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। इन पंक्तियों में समाज में स्त्री की किस स्थिति की ओर संकेत किया गया है? तो इन पंक्तियों में समाज में स्त्री के किन स्थितियों की ओर संकेत किया गया है? इन पंक्तियों में समाज में स्त्रियों की कमजोर स्थिति और ससुराल में परिजनों द्वारा शोषण करने की ओर संकेत किया गया है। कभी कभी बहुएं शोषण से मुक्ति पाने के लिए स्वयं को आग के हवाले करके अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेती हैं, जो ही अत्यंत घृणित कार्य होता है। कभी भी इस तरह नहीं करना चाहिए। इसीलिए एक माँ चिंतित होकर अपनी बेटी को यह समझा रही है, आग रोटियां सेकने के लिए है, आग से रोटी जरूर सेकना, लेकिन स्वयं को जलाने के लिए नहीं है। स्वयं को जलाना नहीं, डट कर मुकाबला करना। आइए देखते हैं ख वाले प्रश्न को। माँ ने बेटी को सचेत करना क्यों जरूरी समझा? इस तरह सचेत करना माँ ने बेटी को क्यों जरूरी समझा है? तो माँ ने बेटी को इसलिए सचेत करना उचित समझा क्योंकि उसकी बेटी अभी भोली और नासमझ थी, जिसे दुनियादारी और छल कपट का पता न था। वह लोगों की शोषण प्रवृत्ति से अनजान थी। इसके अलावा वह शादी विवाह को सुखमय और मोहक कल्पना का साधन समझती थी। वह ससुराल के दूसरे पक्ष से अनभिज्ञ थी। इस तरह इन कारणों से बेटी को वह सचेत कर रही है। अगला प्रश्न है, पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। इन पंक्तियों को पढ़कर लड़की की जो छवि आपके सामने उभर कर आ रही है उसे शब्दबद्ध कीजिए। तो लड़की की जो स्थिति उभर कर सामने आ रही है, सामने प्रकट हो रही है, उसे लयबद्ध करना है, शब्दबद्ध करना है। तो कैसे कर सकते हैं? उत्तर इस तरह से आप देख सकते हैं। उपयुक्त काव्य पंक्तियों को पढ़कर हमारे मन में लड़की की जो छवि उभरती है वह कुछ इस प्रकार है। लड़की अभी सयानी नहीं है। लड़की को दुनिया के उजले पक्ष की जानकारी तो है, दुनिया के उजाले पक्ष की जानकारी तो है, पर दूसरे पक्ष छल कपट शोषण आदि की जानकारी नहीं है। लड़की जीवन जीना जानती है, लेकिन छल कपट शोषण से परे है। वह बहुत भोली है, इसलिए ऐसा कहा गया है। लड़की विवाह की सुखद कल्पना में खोई है। लड़की क्या कर रही है? विवाह की सुखद कल्पना में खोई है। उसे केवल सुखों का एहसास है, दुखों का नहीं। उसे ससुराल की प्रतिकूल परिस्थितियों का ज्ञान नहीं है, समाज की परिस्थितियों का ज्ञान नहीं है। चौथा प्रश्न है, माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही थी? माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही थी? तो माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी इसलिए लग रही थी क्योंकि कन्यादान के बाद माँ एकदम अकेली रह जाएगी। उसकी बेटी ही उसके सुख दुख की साथी है, सहयोगी है, जिसके साथ वह अपनी निजी बातें बांट लिया करती थी। इसके अलावा बेटी माँ के लिए सबसे प्रिय वस्तु पूंजी की तरह थी, जिसे वह अपने दूसरे हाथ में सौंपने जा रही है, जिसे अब वह दूसरे के हाथ में सौंपने जा रही है। इसके बाद वह नितांत अकेली रह जाएगी, इसलिए माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी लग रही है। पांचवें प्रश्न की बात करें, माँ ने बेटी को क्या क्या सीख दी? माँ ने बेटी को क्या क्या सीख दी है? तो क्या क्या सीख दी है इसकी बात कर लेते हैं। माँ ने कन्यादान के बाद अपनी बेटी को विदा करते समय निम्नलिखित सीख दी है।
क्या पहली सीख दी है वह ससुराल में दूसरों द्वारा की गई प्रशंसा से अपने रूप सौंदर्य पर आत्ममुग्ध न हो जाए, अर्थात दूसरे जब उसकी प्रशंसा करें तो अपने रूप सौंदर्य में आत्ममुग्ध अर्थात मोहित न हो जाए। आग का उपयोग रोटियां पकाने के लिए करना, दूसरी सीख दे रही है आग का उपयोग रोटियां पकाने के लिए करना, दुरुपयोग अपने जलने के लिए मत करना, उपयोग करना, आग का दुरुपयोग मत करना। वस्त्र आभूषणों के मोह में फंसकर इनके बंधन में न बंध जाना, वस्त्र आभूषण की लालच में इनके बंधन में मत बंध जाना। नारी सुलभ गुण बनाए रखना पर कमजोर मत पड़ना, अर्थात नारी जैसे गुण आपके अंदर रहने चाहिए लेकिन गुनाह सहना नहीं। गुनाह अपने ऊपर हो तो उसको सहना नहीं, उसका डट कर सामना करना। बुरी परिस्थितियों में, कठिन परिस्थितियों में भी जीवन की आस बनाए रखना, जीवन से दूर मत भागना। इस तरह सारी सीख देने के बाद अगले प्रश्न की बात करते हैं। रचना और अव्यक्ति जो बात की गई है, आपकी दृष्टि में कन्या के साथ दान की बात करना कहाँ तक उचित है? कन्यादान अक्सर कहा जाता है कन्यादान, और बहुत पुनीत माना जाता है कि हम कन्यादान करेंगे तो पुण्य मिलेगा। इसको देखते हैं क्या लेखक कहना चाहता है, ऋतुराज जी क्या कहना चाहते हैं। मेरी दृष्टि में कन्या के साथ दान की बात करना उचित नहीं है, अर्थात लेखक की दृष्टि में कन्या के दान की बात करना उचित नहीं है। दान किसी वस्तु का किया जाता है, कन्या कोई वस्तु तो है नहीं, उसका अपना एक अलग व्यक्तित्व, रुचि, पसंद, इच्छा, अनिच्छा आदि है। वह किसी वस्तु की भांति निर्जीव नहीं है। दान देने के बाद दानदाता का वस्तु से कोई संबंध नहीं रह जाता, परंतु कन्या का संबंध आजीवन माता पिता से बना रहता है। कन्या एक वस्तु जैसी कभी भी नहीं हो सकती है, इसलिए कन्या को दान जैसी बात करना, कन्या को दान देने जैसी बात करना पूर्णतया अनुचित है, गलत है, ठीक नहीं है। पूर्णतया अनुचित है, गलत है, ठीक नहीं है। इस तरह से पाठ्येतर प्रश्न भी एक है जिसको आप सभी इसको पढ़कर स्वयं से करेंगे